मशहूर अमरीकी स्ट्रैटेजिस्ट अल्फ्रेड थायर माहन के नज़दीक बहरी ताकत किसी मुल्क की इक्तिसादी और सियासी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है और समुद्रों का कंट्रोल आर्मी रसूख को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। पाकिस्तान एक अहम तरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। एक तरफ तो ये जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया को मिलाने वाले पुल का किरदार अदा करता है, तो दूसरी तरफ दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाहें इसके करीब से होकर गुजरती हैं। पाकिस्तान के जनूब में वाक़े बहरे हिंद अपने महल वकू और वसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समंदर है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता के दरमियान बड़े तजारती रास्तों को जोड़ता है। आलमी तजारत का तकरीबन 80% हिस्सा बहरे हिंद से गुजरता है, जबकि दुनिया की निस्फ से ज्यादा तेल की तरसील भी इसी गुजरगाह के जरिए होती है, जो इसे बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए एक अहम तरीन ट्रांजिट पॉइंट बनाता है। इंडियन ओशन रीजन तेल और गैस के ज़खायर से मालामाल है। इस खित्ते में दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। जैसे जैसे दुनिया में तवानाई की तलब बढ़ती जा रही है, ये वसाइल अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। IOR या इंडियन ओशन रीजन से गुजरने वाली तजारत के ज़्यादा हुजम की वजह से इस इलाके की मैरीटाइम सिक्योरिटी हसास मसला बन गई है। आलमी तजारत को बरकरार रखने और बहरी कज़ाकी और दहशतगर्दी को रोकने के लिए खित्ते में महफूज शिपिंग लेन्स को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी अहमियत की वजह से इंडियन ओशन रीजन बड़ी ताकतों के माबैन कशमकश का मैदान बन चुका है। ये कशमकश पाकिस्तान के लिए भी कई चैलेंजेस पैदा कर रही है। पाकिस्तान के अहम चैलेंजों में से एक चीन और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मतवाजन करना है। चीन पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे इक्तिसादी और फौजी ताल्लुकात हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अहम तरीन मंसूबा, इसे सीपेक भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। ये मंसूबा पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह को चीन के मगरबी सूबे सिंकियोंग से जोड़ने वाला एक बड़ा अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। इस मंसूबे की कामयाबी से चीन को मशरिक़ वस्ता तक महफूज रसाई मिल जाएगी, जो कई हज़ार किलोमीटर के समुद्री सफ़र को भी कम कर देगी और एक अंदाजे के मुताबिक $2 अरब की सालाना इस मंसूबे से बचत होगी। अमेरिका इस मंसूबे को अपने मफादात के लिए ख़तरा समझता है और इसे रुकवाने के लिए पाकिस्तान की माशी अबतरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के दुश्मन भारत को भी चीन के मुखालिफ तैयार कर रहा है और भारतीय नेवी बहरे हिंद में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जो पाकिस्तान के बहरुल हिंद से मुंसलिक मफादात के लिए चैलेंजेस में इजाफा कर रही है। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान ग्रेट गेम का मैदान जंग बन चुका है। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर इस गेम में चीन गालिब आता है तो वो दुनिया की नंबर 1 माशी ताकत बन जाएगा और अगर अमेरिका गालिब आता है तो चीन का ये ख्वाब मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू इकॉनमी और इंडियन ओशन रीजन पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है उस पर बात करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ पाकिस्तान नेवी के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर कैप्टन अदीबुज़्ज़मा सफ़ी साहब भी मौजूद हैं, जो वसी तजर्बा रखते हैं नेवल इश्यूज़ के ऊपर और ये अमेरिकन पोस्ट ग्रेजुएट जो नेवल कॉलेज है उधर के ग्रेजुएट हैं और दुनिया फिरे हैं और वसी इल्म रखते हैं मरीन और ब्लू इकॉनमी के हवाले से। तो सर मैं शुरू करूंगा सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ कि सर वो कहते हैं कि अंग्रेज़ के ज़माने में ना एक ऑफिसर था, तो उसका जो ऑर्डरली था वो काफ़ी सुस्त लगता था क्योंकि किसी काम भेजना तो बड़ा लेट आना। तो उसने क्या किया कि एक साइकिल ख़रीदी और अपने बैटमैन को कहा कि यार ये तुम साइकिल ले लो, साइकिल को इस्तेमाल किया करो ताकि काम जल्दी हो जाया करें। तो उसने नोट किया कि साइकिल के बावजूद जो है काम जो है वो उसी तरीके से जो है स्लो हो रहे हैं। तो एक दिन वो बाहर खड़ा हो गया, किसी काम से भेजा, तो देखा बैटमैन जो है वो पसीनों पसीने हो रहा है और साइकिल को घसीटता हुआ लेके आ रहा है। तो उसने उससे पूछा तुम साइकिल क्यों नहीं चलाते हो, साइकिल तुम्हें दी है, तुम साइकिल पे जाते साइकिल चला के आते तो काम अभी तक तुम आधा घंटा अपना बचा चुके होते। तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि सर आपने साइकिल तो ले दी लेकिन मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है।
कि ये एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है सर कि यहाँ पे ऊंचे पहाड़, बर्फपोश पहाड़ भी हैं, खुश्क पहाड़ भी हैं, सरसब्ज पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं। ये एक ऐसा जन्नत का टुकड़ा है जिसे अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है, मिनरल से लेके इसकी फसलों तक, इसके वाटर सिस्टम तक, सब कुछ है। लेकिन सर मसला ये है कि इस मुल्क को अता की हुई उन नेमतों से फ़ायदा किस तरह उठाना है। हमने कभी दिमाग को अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं की। और इसमें एक क्रेडिट दूंगा सर, आपको क्रेडिट दूंगा, आपका जो पाकिस्तान नेवी को मैं क्रेडिट दूंगा कि ख़ास तौर पे नेवी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नीमा हो गया या मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर एसएम शहजाद साहब हैं वाइस चांसलर, वो काफ़ी इस वक्त जोर दे रहे हैं लोगों के अंदर मरीन इकॉनमी, जो ब्लू वाटर इकॉनमी के बारे में शऊर देने के लिए। और नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री बेस्ड मुल्क है, एग्रीकल्चर का क्या हालत है आप देख सकते हैं। तो हमारे पास एक इतना बड़ा ऑप्शन अपने हालात सुधारने के लिए पड़ा हुआ है जिसे ब्लू वाटर इकॉनमी कहते हैं, लेकिन अफसोस ये कि हम उस पर तवज्जो ना दी है, ना अभी भी हम नहीं दे पा रहे। और उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान हर साल $1 बिलियन अपने समुद्री जो उसको हैं उससे कमाता है, जबकि इसके मुकाबले में इंडिया हर साल $6 बिलियन, और वो बांग्लादेश वो $5.5 बिलियन जो है वो कमा रहा है। आपके पास मछली है, आप मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि आपका माहीगीर इतना गरीब है कि उसके पास छोटी छोटी सी बोट्स हैं, वो थोड़ा सा समंदर में जाता है, वापस आ जाता है, आगे उसके लिए खतरा है। टेक्नोलॉजी उसके पास है नहीं, आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। शिप बिल्डिंग आपके पास, जो शिप ब्रेकिंग आपके पास इंडस्ट्री गिडानी में बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन अब वो भी हम देख रहे हैं कि इंडिया और जो बांग्लादेश है हमसे आगे निकल गए हैं। जहां तक मिनरल्स की बात है, पूरी दुनिया मानती है, अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा कि इंडियन ओशन रीजन जिसके अंदर हम वाक़ई हैं, ये मादनियात से, गैस से, तेल से भरा हुआ है, लेकिन हमने कभी तवज्जो नहीं दी कि हम यहाँ पे इस मादनियात को ढूंढें और उसको यूटिलाइज करें। इसी तरीके से जो आपका टूरिज्म है, टूरिज्म के ऊपर आपको पता है कि हम कुछ $1 मिलियन कमा रहे हैं हर साल का, उसको भी हम किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। अपने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उधर से भी हम कोई फायदा नहीं उठा सके, रह दे के एक इतनी बड़ी नेमत होते हुए। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आंखें दे और फिर आप खुद आंखें उनसे देखना ना चाहें, तो कसूर आपका अपना होता है। खुदा की रहमत नेमत वहां पे मौजूद होती है। सर, पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि मेरी तरह अक्सर हमारे जो व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिनका कभी ध्यान ही नहीं गया मरीन इकॉनमी की तरफ, ब्लू इकॉनमी की तरफ, तो पाकिस्तान का पोटेंशियल आप कैसे देखते हैं और क्या वजूहात हैं कि हम अपने इस पोटेंशियल को यूज नहीं कर सके। और हम कर्जों की तरफ तो गए, लेकिन ये जो 5-6 बिलियन हम सिर्फ अपने समंदर से कमा सकते थे उसकी तरफ नहीं जा सके। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज आपने चुना है। और इसके समझने के लिए नाजरीन को एक छोटा सा इसका पस मंज़र बयान करूंगा कि 1958 से पाकिस्तान जो है वो इनवर्ड लुकिंग, लैंड लुकिंग स्ट्रेटजी फॉलो करता रहा। हालांकि जब आप एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर देखें तो उसमें मैरीटाइम पावर और नेवल पावर दो हिस्से हैं जो नेशनल पावर का को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मिलिट्री पावर में आप लगाइए तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो नेवी वहाँ भी आती है। फिर मैरीटाइम पावर जब करेंगे तो आपकी उसमें शिप बिल्डिंग, फिशरीज, एबिलिटी टू ट्रेड थ्रू सी, मर्चेंट मरीन, पोर्ट पोर्ट्स एंड हार्बर्स, ये सारा मिला के ये मैरीटाइम पावर बनता है। सो मैरीटाइम और नेवल पावर इज रिक्वायर्ड टू गिव द प्रोटेक्शन टू दिस मैरीटाइम पावर, और इसकी डेवलपमेंट में गवर्नमेंट जो है वो अपना काम करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, इस सेगमेंट को बहुत ही निगलेक्ट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान 1958 से onward was following a strategy which was known as the defense of Pakistan will be fought in the plains of Punjab. वो जो आपके लिए तमाम ओरिएंटेशन थी वो सिर्फ लैंड की तरफ थी। जो एयर पावर यूज करते थे वो भी एयर सपोर्ट उसी के लिए थी।
तो नेवल साइड निगलेक्ट करती रही। लेकिन जैसे आपने भी ब्लू इकोनॉमी की बात की, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो सेगमेंट्स थे, तो उस वक्त हमारे पास जो बिटवीन आपस में ही एक विंग से दूसरे विंग का जो ट्रेड था वो इतना वॉल्यूमिनस था, इतना प्रॉफिटेबल था, दैट वी वर हैविंग मोर देन 150 शिप्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड साइजेस। इतनी मेरी कंपनीज जो थी वो ऑपरेट कर रही थी, एंड ऑल वर मेकिंग प्रॉफिट, और जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो सरप्लस। लेकिन चूंकि आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और आपके खास तौर पे दो विंग्स 1400 मील लैंड के ऊपर बीच में इंडिया, आपने उस चीज को उनके हाथों में खेलने दिया, क्योंकि आगे पास स्ट्रांग नेवी नहीं थी। जो ईस्ट पाकिस्तान का जो डिबेकल था उसमें यू वर नॉट एबल टू डिफेंड योर ईस्टर्न विंग, बिकॉज आपकी नेवल स्ट्रेंथ वो नहीं थी। तो ये तो हो गया। अच्छा, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जो वेस्ट पाकिस्तान का जो आपका बॉर्डर है फ्रॉम कराची टू जीवनी, तो कोई 270 के नॉटिकल माइल्स का ये है। ये अभी जाके आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। हम पहली दफा ग्वादर में हमने कदम रखा था 1965 में, जब वहां पे सिर्फ झोपड़ियां थी और छोटे थोड़े से मछेरे थे जो अपने मछली वगैरह पकड़ते थे। उसका पोटेंशियल उस वक्त भी ग्वादर का वही था जो आज हम लोगों ने देखा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, तो ये इसको निगलेक्ट करते रहे। और सबसे बड़ा इसमें इम्पेडिमेंट आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहूंगा कि जब भी नेवी ने कोशिश की कोस्टल एरिया डेवलप करने की, उर्मारा पे बेस बनाए या आगे ग्वादर पर, तो आर्मी ने उसको नहीं होने दिया, बिकॉज दे सेड, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर जंग होती है और एम्फीबियस लैंडिंग होती है वेस्ट ऑफ कराची समवेयर सुमियानी ग्वादर के उर्मारा के दरमियान, तो उनके आर्मी के यूनिट्स इतने नहीं है उसको उसके एम्फीबियस असॉल्ट को रोकने के लिए। इसलिए उन्होंने पूरा उसको, जब भी इस मौजू पर बात हुई, मैं उसका विटनेस हूँ, वेरियस कॉन्फ्रेंसेज एंड जब भी पेपर्स लिखे गए, डिस्कशन हुई, उन्होंने इस चीज़ को रद्द किया। ये तो अब अभी पिछले कोई जब ये 2003 में परवेज मुशर्रफ ने जाके उनसे बात की चाइना से, और चाइना ने कहा ठीक है हम ग्वादर हमें दे दे, तो आपने वहां से फिर ये सी पैक का कॉन्सेप्ट निकला। और अब ये आप देख रहे हैं कि कितना इकोनॉमिकली कितना वायबल प्रोजेक्ट था। उस वक्त अगर आप डेवलप करते, तो उस वक्त चाबार जो ईरान ने पोर्ट डेवलप किया उस वक्त नहीं थी। उस वक्त दुबई वॉज नॉट हब ऑफ द ट्रेड एंड थ्रू सी, कुछ नहीं था। यू वुड हैव बिकम मोस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सारा ट्रेड आप ऊपर जाने के लिए आपके थ्रू रूट होता, तो यू वुड हैव बीन अर्निंग बिलियंस एंड बिलियंस। लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए, ये इन्होंने चाइना के साथ सी पैक जो साइन किया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लू वाटर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हमें हर कीमत पर इस चीज़ को मेंटेन करना है। लेकिन हुआ क्या, आपने जैसे ही ये चीज़ें देखी और चाइना का ये हमारे साथ कॉपरेशन और ये देखा, तो ये इट इट रैंग बेल, वार्निंग बेल्स टू दी वेस्ट एंड टू दी अदर साइड, की भाई ये तो खास तौर पर इंडिया और दूसरे जो ममालिक हैं आपके, उनको ये कहा ये इकोनॉमी आपकी अगर स्टेबल हो गई तो फिर आपको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो वी हैव देन सिंस देन, जब से ये चाइनीज का डेवलपमेंट शुरू हुई है, वी हैव सीन अ कांस्टेंट इंटरफेरेंस ऑफ द अमेरिकन एंड द इंडियंस इन द इंडियन ओशन रीजन, कि हम किसी तरीके से इस चीज़ पर काबू पाएं और इस चीज़ को बढ़ने ना दिया जाए, इस कॉपरेशन को बंद किया जाए, इस डेवलपमेंट को बंद किया जाए। और ईरान अभी भी क्या हो रहा है, जो चाबार है ग्वादर से कोई तकरीबन 70-80 नॉटिकल माइल वेस्ट की तरफ है, वो डेवलप हो चुकी है। तो इंडिया जो है वो अपना सारा ट्रेड जो है वहाँ पर ले जाते हैं, और फिर ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को लेके वहाँ से लेके जाते हैं। तो ये रास्ता उनको खुला हुआ है। अगर गवादर का आपका जैसे हो रहा है कि ये थोड़ा पीछे हो गया है, बिकॉज ऑफ आर ओन, अपने ही पाँव पे हमने कुल्हाड़ी मारी है कि जहाँ पर इस चीज़ को हमने उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इसको अगर मेंटेन करेंगे तो आपके लिए फिर इकोनॉमी में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। यू विल बी हैविंग हैविंग आपके पास, जैसे आपने कहा, फिशिंग है आपके पास बहुत ज़बरदस्त, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ शोर में आप ऑयल की एक्सप्लोरेशन की जा सकती है।
बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो खुल जाएंगे, जिसके बिना पर आपकी इकोनॉमी जो है माशाल्लाह वो स्टेबल हो सकती है, इफ यू स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द सी। अच्छा सर, ये एक जो है बड़ी जबरदस्त बात है जो व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा सर। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, पहली आई थी मुशर्रफ के दौर में, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। उसके अंदर जो एक अहम तरीन पॉइंट था कि अगर हमारा नेवल ब्लॉकेड होता है तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। अच्छा, जो फिर राहील शरीफ के जमाने में आई फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्राइन, उसके अंदर भी इस चीज को रखा गया कि नेवल ब्लॉकेड जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारा 80 से 90% ट्रेड तो आ रही है वाया समंदर, और इसी तरीके से एनर्जी जो लाइफ लाइन है हमारी वो भी आ रही है वाया समंदर। तो इतनी अहमियत रखते हुए भी ये मुशर्रफ साहब के, मेरे ख्याल में मैं उनका विजन कहूंगा, लोग उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, सबको हक भी है, लेकिन उनका एक विजन था कि हमने देखा कि नेवल डेवलपमेंट शुरू हुई, नेवी को मॉडर्नाइज करने की, और खास तौर पे नियाजी साहब जो नेवल चीफ गुजरे हैं, उन्होंने इसको स्पीड अप किया, और आज भी पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फख्र जो है सर बनती जा रही। सर अगर नेवल हम इस वक्त जो सिचुएशन को देखें, पाकिस्तान नेवी बहुत छोटी है, कुछ हजार है, उसके मुकाबले में इंडिया की लाख से ऊपर की नेवी है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, वेपन्स भी उसके पास ज्यादा हैं। फिर हम देखते हैं कि इस वक्त जो हमें इंडियन ओशन रीजन के अंदर खास तौर पे कंपटीशन नजर आ रहा है कि अमेरिका डेगियो गार्शिया में भी बैठा हुआ है, फिर हमारे गल्फ में भी बैठा हुआ है, इसी तरीके से इंडिया जो है मडागास्कर में भी बैठा हुआ है। फिर आप अगर चाइना की जो पॉलिसी है स्टिंग ऑफ पर्ल्स की, एक उसका पर्ल जो है डिजिबूटी के अंदर है, जो चोक पॉइंट है बाबुल मंदब, उसके ऊपर नजर रखने के लिए। फिर मलेशिया के ये सॉरी जो मालदीव के अंदर भी उसकी एक बेस है, और अब सुनने में आ रहा है कि एक बेस जो है जो उन्होंने सी पैक के इक्विवेलेंट म्यांमार के साथ किया है, वहां पे बे ऑफ बंगाल में भी उन्हें मिल रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सर इस सब के अंदर इंडिया जो है वो हमें काफी यानी कि ताकत पकड़ता हुआ, और मानना पड़ेगा कि एक नेवल पावर के तौर पे हमें नजर आ रहा है। 2019 में हमने देखा कि ओमान, उससे पहले ओमान के अंदर उन्हें एक बर्थ राइट मिल गया था, और वहां पे उनकी लिसनिंग पोस्ट भी थी। ये हमारी नेवी की प्रोफेशनलिज्म थी कि हमारी सबमरीन को वो नहीं ढूंढ सके, लेकिन उनकी नजर थी हमारे ऊपर। तो जो सर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है जिसमें ग्रेट पावर कंपटीशन भी, एक तरफ क्वाड्स की हमें मालाबार नजर आ रही है, एक्सरसाइजेज नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना जो है कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें एक लिमिटेशंस भी नजर आ रही हैं, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक हालात हैं हम उस तरीके से नहीं आगे जा सकते। तो आप क्या थ्रेट्स देख रहे हैं, आपकी थ्रेट परसेप्शन क्या है, और उनको संभालने के लिए क्या किया जा रहा है इस वक्त? तीन चार पहले पॉइंट्स आपके इसमें है जो जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। नंबर एक, जो आपने बात की थी डिटेरेंस की। देखिए, डिटेरेंस के दो हिस्से होते हैं। एक मिलिट्री पावर, आपकी कैपेबिलिटी, और दूसरा पॉलिटिकल विल, कि आपको उसको इस्तेमाल करने की कितनी वो है। जिया साहब ने और जितने काम किए जिस पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये डिटेरेंस इस्टेब्लिश की थी 1985 में, बल्कि 87 में, जब वो इंडिया गए, और जब उन्होंने राजीव गांधी को बड़े क्लियर टर्म में कहा था कि अगर तुमने हमारे साथ कोई होशियारी दिखाई तो आपके ऊपर मेरे पास एक ही तक होगा, विल यूज आर न्यूक्लियर। ठीक है, अपने पॉलिटिकल डिसीजन देकर आ गए थे। और उसके बाद आने के बाद उन्होंने जो अपने जो वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए उसको कंफर्म किया, एंड दे वी एस्टैब्लिश न्यूक्लियर डिटरेंस विद इंडिया। ठीक हो गया। नाउ वी कम टू द समंदर साइड। इंडिया हैज बिकम integral part of US strategy in looking after the interest in the Indian Ocean as Indo-Pacific Ocean also. ठीक है, नेटो का बेसिकली अटलांटिक का अलायंस था, but now we have seen that it has been dragged into Pacific sector also by these kind of Quad banaya or various other things, where they are trying to control the entire globe. उनकी अपने इंटरेस्ट जो है कोई, अगर आप, मुझे याद पड़ता कि अमेरिका के यूएस के कोई देखा 350 या 450 बेसिस है दुनिया में, वेरियस जगहों पर मिलिट्री बेसिस है। इतनी उनकी एम्बेसीज इतनी नहीं है जितने उनके बेसिस वहाँ पर। तो बीइंग अ सुपर पावर,
जो जो इंटरेस्ट उनका जिस एरिया में थ्रेटन होता था उस एरिया को उन्होंने तवज्जो दी। और यहाँ पर बिकॉज ऑफ आर सी पैक एंड आर चाइना वी आर मूविंग वेरी क्लोज टू चाइना, और ये चीज़ उनको कबूल नहीं थी। देयर वाज अ क्लैश ऑफ concepts and visions so far as the protection of the area is concerned. हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था जो वो इमरान साहब ने अनाउंस किया, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ इंडिया हैज ऑलमोस्ट taken a very strong position with the help of US in the Indian Ocean and in the Bay of Bengal and in that Indo-China Sea. वो उसका एक इंटेग्रल पार्ट हो गया। बहरहाल मैं ये सब कुछ कहने के बाद आई विल से वन सेंटेंस, एंड दैट इज what is the price that India will have to pay for this kind of arrangement जो उन्होंने उनकी प्रॉक्सी या उनके जी हुजूरी की है। because as the saying goes, चाइना यूएस के साथ फ्रेंडशिप is always fatal. हेनरी किसिंजर ने कहा था कि it is fatal to be friends with US. तो अब आगे चल के उनको उसके क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है, that we'll have to see. Now third part, हमारा अपना जो नेवी का है, we have always maintained a very deterrent force. छोटी फोर्स होती है, but despite that the weapon systems और जो equipment हमारे पास होता है, it is always commensurate with our mission, and that is to keep our sea lanes of communication जो हमारे वेस्ट से आ रही तेल और ट्रेड जो हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपको वेपन सिस्टम चाहिए वो आपके पास मौजूद है। डिस्पाइट एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड उनके जो नंबर ऑफ शिप्स ज़्यादा है, you have a very potent submarine force. We have a very potent now acquired आपके surface combatants आ गए हैं जो कि equipped with all kind of sensors and weapon system missiles है, जो आपको आपकी sea lanes of communication originating from Persian Gulf to कराची उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और जहाँ तक ये ब्लॉकेड का सवाल है, इंशाल्लाह वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट हमारे पोर्ट्स जो है दे विल रिमेन ऑपरेशनल एंड उनको ब्लॉकेड नहीं करने देंगे। सर इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान नेवी की जो कैपेबिलिटी है उस पर तो कोई शक नहीं। अभी 65 के अंदर जो द्वारका ऑपरेशन हुआ उसके बाद जिस तरीके से गाजी ने एक सबमरीन ने पूरी इंडियन नेवी को प्रॉब्लम में रखा, और ये 2019 में देख लें और बल्कि 15-16 से आप देख लें कि जब भी उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, हालांकि हमसे ज्यादा उनके पास मॉडर्न गैजेट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया और उन्हें शर्मिंदा होके भागना पड़ा, माफिया मांग के भागना पड़ा। तो इसमें तो सर कोई शक नहीं। सर क्या मुस्तकबिल के अंदर आप जो हैं वो चैलेंजेस देख रहे हैं इस ग्रेट पावर राइवलरी और खास तौर पे इंडिया के जो अरूज मिल रहा है इंडियन नेवी को, जो उसको ताकत मिल रही है, तो किस किस्म के चैलेंजेस आप देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी से जो है आप समझते हैं कि हमें काम करना चाहिए और उसका तोड़ निकालना चाहिए? इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट ट्रेड थ्रू सी, पानी की ट्रांसपोर्टेशन विल रिमेन द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रेड। आप और कोई भी आप ले, बाय लैंड, बाय ट्रेन, बाय एयर, इट्स ऑल एक्सपेंसिव, लेकिन बाय सी रिमेन्स द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड चीपेस्ट वे टू डू द ट्रेड। सो हमारे लिए ये लाजिम है कि जो हमने राह चुनी थी चाइना के साथ सी पैक उनका जो फ्लैगशिप है BRI का, उसके साथ हम चल रहे थे। हमें चाहिए कि जो पॉलिटिकल टसल चल रही है अंदरून मुल्क और मुख्तलिफ पार्टीज आपस में गुत्थम गुत्था है, दे शुड एटलीस्ट सिट डाउन टुगेदर ऑन दिस वन पॉइंट कि जी नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चैलेंजेस यही है कि हमारी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वी शुड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट देम, और उसकी जो कहते हैं जो टर्मिनोलॉजी सी डिनायल, we have should be focused on sea denial। उनको हम वहाँ पर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ऑपरेटिंग का एक बन गया है इंडियन ओशन में उनका। वी विल हैव टू फोकस एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट चाइना टू ऑपरेट इन आवर रीजन। उनके दैट इज द ओनली आंसर। हमें चाहिए आपका जो गवादर बेस बन रहा है इसको कमर्शियल के साथ साथ
इसकी मिलिट्री या नेवल एस्पेक्ट्स को बढ़ाएं, एंड आर our cooperation with Chinese Navy should be so much that we should be able to challenge their interest. उनका हमारा जो एरिया हमारे इंटरेस्ट पे अगर आ रहे हैं तो हम उसको चैलेंज कर सके. तो अमेरिकन एंड इंडियंस टुगेदर कैन ओनली बी मेट विद चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर. वी हैव टू डू दैट. और जितनी जल्दी इस चीज़ पर समझौता हो जाए और इनको समझ आ जाए कि जी हमें अपनी बका के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उतना ही बेहतर होगा. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. आज हमने पहला पार्ट किया है, कल हम जो है ब्लू इकॉनमी को खास तौर पे दोबारा एक्सप्लोर करेंगे. और तीसरे पार्ट के अंदर अभी तो ये ओवरव्यू था जिस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं नेवी के हवाले से या मैरीन इकॉनमी के हवाले से, ब्लू इकॉनमी के हवाले से. सर ने अभी बात की कि इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना के खिलाफ अमेरिकन प्रॉक्सी की बात करे. तो उसमें सर मैं आपकी इजाज़त से, एक फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर्ड है उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है, तो उन्होंने कहा कि जी क्वाड्स हो गई या बाकी जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब आइलैंड्स हैं, किसी की लैंड बॉर्डर जो है ना वो चाइना के साथ नहीं मिल रहा. ये सिर्फ इंडिया है कि जिसको नेवल तो वो चैलेंज करना चाह रहा है चाइना को, लेकिन भूल जाता है कि उसका लैंड बॉर्डर भी है. इसलिए जब थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं इंडियंस तो चाइना इन्हें टाइट करने के लिए लद्दाख के अंदर या फिर अरुणाचल के अंदर जो है ना इनको टाइट कर देते हैं. इनको समझ आ जाती है. बिल्कुल सही बात है. अमेरिका कभी किसी की जंग लड़ने के यूक्रेन को फंसा दिया, लेकिन यूक्रेन के साथ देने के लिए वो वहां पे नहीं पहुंच सका जिस तरीके से यूक्रेनियन शायद फील कर रहे थे कि इंडिया आएगा. फिर मैं एक बात कहूंगा कि ब्लू वाटर इकॉनमी हमारे लिए ऑप्शन जो बचा है वो ब्लू वाटर इकॉनमी का बचा है. हमें शऊर पैदा करना पड़ेगा कि कितना हम ज़र मुबादला इससे कमा सकते हैं, फिशरी से कमा सकते हैं. आपके साहिल समंदर के ऊपर हवा चलती है, आप इससे बिजली बना सकते हैं, आप मिनरल्स निकाल सकते हैं, कैल्शियम निकाल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, गैस निकाल सकते हैं. आप शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को जो एक ज़माने में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी उसको दोबारा कर सकते हैं. फिर आपकी कमर्शियल शिपिंग है, आपका टूरिज्म है, यू थिंक अबाउट, और आपको वो चीज़ जो है वो नज़र आएगी कि हमें बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए, क्योंकि कल हम करेंगे ब्लू वाटर इकॉनमी के ऊपर है, और मैं दोस्तों को जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दावत दूंगा कि आप मुझे सवाल लिख के भेजें इसी प्रोग्राम के जो कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उसे पूछें और हम इसको आगे बढ़ाएं इस अवेयरनेस को, ताकि मुल्क जो है अपने उस पोटेंशियल को जो है वो पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सके. मुझे और कैप्टन साहब को इजाज़त दीजिए. एक सर छोटी सी बात कर दूं कि सर वो आपकी स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए पाकिस्तान मर्चेंट मरीन की तादाद 150 जहाज थे 1970-71 में, और अब गिन के मेरे ख्याल 15 या 20 रह गए सर. तो यू कैन इमेजिन कि ट्रेड थ्रू सी कितना वॉल्यूम आप अपना ले जा रहे हैं. आपका अपना जो ट्रेड है वो अपने आपके नेवल जो मर्चेंट शिप्स हैं वो ही नहीं कैरी कर पाते, दूसरे मुल्कों के जहाज आते हैं वो आपका सी के ज़रिए जो ट्रेड हो रहा होता उसका सामान लेकर जाते हैं. सो मर्चेंट मरीन इज़ द बैकबोन ऑफ योर ब्लू वाटर इकॉनमी. हमें चाहिए ये आपकी जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री है, बैठे हुए हैं लोग, उनको इस चीज़ तरफ तवज्जो दिलाएं ताकि इसको आगे बढ़ाएं. आपका शिपयार्ड था जो उस ज़माने में इन द 60s वो कार्गो शिप्स बना रहा था, और वो अभी उनके पास बिजनेस ही नहीं है. जो उनकी जो लोग काम कर रहे थे वो काम छोड़ के बाहर मुल्कों में चले गए. आप जो क्वालिफाइड हाईली टेक्निकल लोग थे वो छोड़ के चले गए. सो देयर इज़ अ वेरी डायर नीड टू लुक इट टुवर्ड्स दिस. आपकी शिपयार्ड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, आपकी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को, आपकी फिशरीज को एंड मर्चेंट मरीन, दे हैव टू बी पुट टुगेदर, और एक सोचे समझे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बना के इसके ऊपर तवज्जो दें और आगे लेके चले, ताकि आपको इकॉनमी की एक बैकबोन जो है वो आपके लिए ये साबित होगी अगर इस पर तवज्जो दें. बहुत शुक्रिया. इस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ. कल इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ब्लू वाटर इकॉनमी और पाकिस्तान के लिए मौक़े. कल तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और सर अदीब सफ़ी को. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.